Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। भटकने की बात बिल्कुल भी नहीं बनती। हम आ गए हैं हमारे चैप्टर 3 में, दिल्ली 12th to 15th सेंचुरी की वर्कशीट पर, है ना। दिल्ली सुल्तान्स के बारे में हमने पढ़ा था, स्पेशली खलजीज और तुगलक्स के बारे में, ठीक है। थोड़ा बहुत हमने रजिया सुल्तान के बारे में भी देखा था, सर्कल ऑफ जस्टिस क्या होता है, ये सारी चीजें हमने चैप्टर में पढ़ी थी। अच्छा चैप्टर था, बढ़िया चैप्टर था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। पहले तो आप क्या कर दो, एक काम कर दो, छोटा सा लाइक करने का, ठीक है। जल्दी जल्दी से लाइक कर दो, फिर फिल इन द ब्लैंक्स से उसको फिल करेंगे। आपके पास 6 ब्लैंक्स है, यू हैव टू फिल दोज ब्लैंक्स, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन क्या है, द सुर डायनेस्टी रूल्ड फॉर ओनली डैश ईयर्स। जो सुर डायनेस्टी है, कितने सालों के लिए सुर डायनेस्टी ने रूल करा था? कितने सालों के लिए सुर डायनेस्टी ने रूल करा था, जल्दी बताइए। सुर डायनेस्टी ने कितने सालों के लिए रूल करा था? कितने सालों के लिए रूल करा था सुर डायनेस्टी ने? 10 है, 12 है या 15 है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर 15 ईयर्स, ठीक है। तारीख और त्वारीख हुआ रिटन इन, तारीख कह लो जिसको हम सिंगुलर फॉर्म में कहते हैं, त्वारीख कह लो जिसे हम प्लूरल सेंस में कहते हैं, है ना। हुआ रिटन इन, लिखी गई थी। हुआ रिटन इन क्या, बताओ जल्दी। तारीख हो या त्वारीख हो, हुआ रिटन इन किस भाषा में, किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? तारीख हो या त्वारीख हो, किस भाषा में लिखी गई थी? तो हमने क्या देखा था, ये कौन सी लैंग्वेज थी? पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई थी, है ना, पर्शियन में। रानी रुद्रमा देवी वॉज अ फेमस रूलर ऑफ द डैश डायनेस्टी। रानी रुद्रमा देवी कौन सी डायनेस्टी की बड़ी ही फेमस रूलर थी? कौन सी डायनेस्टी की, बताओ। इनके बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन हमने पढ़ी थी ना, जैसे रजिया सुल्तान थी वैसे ये भी थी, है ना। ये तो पूरे लड़कों के ही कपड़ों में आती थी और लोगों को पता ही नहीं था कि ये लड़की है ना। इन्होंने लड़का बन के क्या करा था, रूल करा था, ठीक है। काफी ब्रेव थी, काफी केपेबल रूलर भी थी। कहां की थी, कौन सी डायनेस्टी की थी, ये बताना है आपको, बताओ जल्दी। रानी रुद्रमा देवी was a famous ruler of the dash dynasty. क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ककतिया डायनेस्टी की थी। कौन सी डायनेस्टी की थी? ककतिया डायनेस्टी की। द ऑथर्स ऑफ त्वारीख वर, जो ऑथर्स थे, जो तारीख या त्वारीख लिखते थे, कैसे लोग थे? कैसे लोग थे जो ये लिखने का काम करते थे, बताओ। जो ऑथर्स थे तारीख के या त्वारीख के, कैसे लोग थे? क्या थे? क्या हो जाएगा हमारा आंसर? लर्न मैन थे ना, अच्छे नॉलेजेबल पढ़े लिखे लोग, है ना। इब्न बतूता बिलोंग्ड टू, इब्न बतूता कहाँ से बिलोंग करते थे? कहाँ से बिलोंग करेंगे, कहाँ से बिलोंग करते थे? इनके बारे में छोटी सी हमने इंफॉर्मेशन पढ़ी थी। ट्रैवलर थे, है ना, आए थे। कहाँ से बिलोंग करते थे, कौन सी जगह से? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मोरक्को, ठीक है। क्या है हमारा आंसर? मोरक्को। रजिया सुल्तान रूल्ड फ्रॉम डैश टू 1240 एडी। एडी हमारा कॉमन एरा जिसे हम कहते हैं, एनो डोमिनी, है ना। तो 1240 तक उन्होंने रूल करा था, लेकिन कब से? अब मैं अगर आपको हिंट दे दूं, 4 ईयर्स भी पूरे नहीं कंप्लीट, तो अब आप लगा लो 4 ईयर्स के अकॉर्डिंग, कर लो कैलकुलेशन, कब से कब तक। इतना बड़ा हिंट दे दिया, और क्या चाहिए? क्या हो जाएगा? 36 होगा, 1236, ठीक है। इवन इनका काउंटिंग पूरा देखे तो ऑलमोस्ट 4 साल भी नहीं पूरे कर पाई थी ये लोग। इतने जलने वाले बैठे थे ना, इनसे इतने जल रहे थे,
है ना, जेलसी कर रहे थे कि कैसे एक औरत को बना दिया है रूलर, क्योंकि पहली वुमेन रूलर थी दिल्ली सल्तनत की, जिसमें भी लोग बहुत ज्यादा चिढ़ रहे थे, जल रहे थे। हमने पढ़ा था चैप्टर में, क्योंकि केपेबल थी अपने भाइयों के कंपैरिजन में। ये अच्छे से याद आ गया, चैप्टर में पढ़ा था सब। चलो, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है भाई ट्रू फॉल्स कौन सा है। जयपुर बिकेम एन इंपॉर्टेंट सिटी अंडर द रूल ऑफ तोमर्स एंड चौहान्स। जयपुर क्या बन गई थी, एक बड़ी ही महत्वपूर्ण शहर बन गया था जयपुर, है ना, उसको तोमर्स और चौहान्स ने रूल करा था। अच्छा, क्या जयपुर ही शहर था और क्या तोमर्स और चौहान्स की बात थी, क्या बताइए, क्या होगा आंसर? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। क्या है ये हमारा हो जाएगा फॉल्स, गलत है। जयपुर नहीं, दिल्ली बन गया था इंपॉर्टेंट, वो भी ट्रेडिंग सेंटर अगर हम कहें, क्लियर, कमर्शियल सेंटर। मिनाज सिराज वॉज इन फेवर ऑफ क्वींस रूल इन दिल्ली। मिनाज सिराज है ना, क्वीन रूल के फेवर में थे दिल्ली में, जो रजिया सुल्तान को सुल्तान बना दिया था, रजिया को, ठीक है। तो ये उसके क्या फेवर में थे, पसंद करते थे कि हाँ यार अच्छी बात है, किसी महिला को जो है सुल्तान बना दिया है। क्या ये सही है या नहीं है? क्योंकि मिनाज सिराज ने रजिया के बारे में कुछ बोला तो था, है ना, कि केपेबल रूलर है एज कंपेयर टू हर, मतलब उसके जो भाई हैं उनके कंपैरिजन में शी इज मच मोर केपेबल, है ना, सो शी डिजर्व्स द थ्रोन एंड ऑल। तो क्या ऐसा कुछ था? ये क्या हो जाएगा, फेवर में थे? नहीं थे फेवर में, उन्होंने उल्टा ये कह रहे थे, वो ये जरूर बता रहे थे कि हाँ भाई केपेबल रूलर थी, अच्छी थी, लेकिन फिर भी जो समाज ने, जो भगवान ने एक ऑर्डर बनाया है कि औरतों को तो आदमी के पीछे चलना है, ऐसे रूल नहीं करना है, तो उसके अकॉर्डिंग ये समझ में आता है कि भाई अगेंस्ट थे, ठीक है। दिल्लीज अथॉरिटी वॉज चैलेंज बाय मंगोल्स इन्वेजन। जो दिल्ली की अथॉरिटी थी, अब कभी भी हो सकती, उनको मंगोल्स ने इन्वेड करा था, आए थे इन्वेजन से, मतलब चैलेंज मिला इन लोगों से, मंगोल से। क्या मंगोल्स का हमें चैलेंज देखने को मिलता है दिल्ली सुल्तान के टाइम पे? कोई भी दिल्ली सुल्तान हो, क्या मंगोल्स का इंटरफेरेंस या चैलेंज कहीं भी सुनने को मिला? तो हाँ, चैप्टर का जब एंड हम पढ़ रहे थे तो हमने बिल्कुल देखा था मंगोल इन्वेजन का, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। द इख्तेदार वर कॉल्ड सामंत। इख्तेदारों को सामंत कहा जाता था। बताइए, सामंत तो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, चलो पढ़ा सेकंड चैप्टर में, तो क्या हो गया, क्या इख्तेदार को सामंत कहा जाता था? तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा पढ़ा हमने, कहीं सुना नहीं, ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। खरज वॉज अ टाइप ऑफ टैक्स ऑन ट्रेड। खरज किस टाइप का टैक्स था, जो ट्रेड में लगता है, ट्रेड में लगने वाले टैक्स को, जैसे आप अगर व्यापार कर रहे हो उसके लिए क्या दोगे, आप टैक्स दोगे। तो क्या इसे खरच कहा जाता था? ट्रू है या फॉल्स है? तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। नहीं, किसी और को कहा जाता था। वो किसको कहा जाता था आप बताओगे, एग्रीकल्चर को, कैटल को, या किसी और को? तोमर राजपूत वर द फर्स्ट रूलर्स हु एस्टैब्लिश्ड देयर कैपिटल एट दिल्ली। तोमर राजपूत पहले ऐसे राजपूत थे, पहले थे जो, जिन्होंने दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया था, राजधानी बनाया था। क्या तोमर राजपूत थे? सही बात है, या डायरेक्ट दिल्ली सुल्तान से आए थे? फिर क्या होगा, क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले तोमर राजपूत सी थे, फिर चौहान्स का रोल देखने को मिलता है, फिर दिल्ली सुल्तान आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके ट्रू एंड फॉल्स है, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है। चलो, मजा आता है ट्रू फॉल्स करने में। नाउ मैच द कॉलम, मैच द कंटेंट्स ऑफ कॉलम ए विद द कॉलम ऑफ बी, ठीक है। ये ए कॉलम है, ये बी कॉलम है आपके पास। दहलीवाल, इख्तेदार, फकर मुदबीर, इब्न बतूता, जेंगिस खान। अब इनको किन से मैच करोगे? ट्रैवलर फ्रॉम मोरक्को, कॉइन्स मिंटेड इन दिल्ली, मंगोल इन्वेडर, सर्कल ऑफ जस्टिस, मुक्ति। दो तो आप बिल्कुल ऐसे लगा दोगे ना, दो तो आपको मैंने रीड करेंगे इतने टाइम पे आप लगा दोगे। सबसे पहले मैं भी लगा ही देती हूँ, चेंगिस खान के लिए आप क्या लगा दोगे, मंगोल इन्वेडर। ये तो फेमस है, इनके लिए तो आप नहीं भी पढ़ोगे तो दिमाग में छपा होगा आपके, मंगोल इन्वेडर। तो बाकी कोई ऑप्शन सूटेबल है ही नहीं, ओनली मंगोल इन्वेडर। ना अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था इब्न बतूता का कि मोरक्को से थे, तो ट्रैवलर हो गए और नाम भी मोरक्को आया ही है, ठीक है। अभी मैंने बताया भी था ट्रैवलर है। नाउ रिमेनिंग 3 आपको बताने हैं, दहलीवाल, इख्तेदार, फकर मुदबीर। बताओ क्या होगा आंसर। देखो, दहलीवाल किसके लिए यूज किया जा रहा है ना, जो कॉइन्स मिंट होते थे दिल्ली में, है ना, जो कॉइन्स मिंट होते थे दिल्ली में, कॉइन्स मिंटेड इन दिल्ली, उनको दहलीवाल कहा जाता था।
फखरे मुदबिर ने क्या बताया था? सर्कल ऑफ जस्टिस बताया था, है ना, न्याय का चक्र। फखरे मुदबिर ने बताया था। इख्तेदार का और दूसरा नाम आप मुफ्ती कह सकते हो, है ना, जो अपना इख्ता संभालते हैं ना, इख्ता होल्डर, जो लैंड दिया जाता है उसको इख्ता बोलते हैं। तो जो इख्ता को संभालने वाले होते हैं, होल्डर होते हैं, उन्हें इख्तेदार और मुफ्ती हम कहते हैं। तो ये हमारे आंसर्स हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है, दीज आर आवर आंसर्स। ठीक है, इनफ है, कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी तो नहीं है? चलो, नाउ क्वेश्चन 4, दिल्ली बिकेम एन इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर अंडर हुज रूल? दिल्ली क्या बन गया था? एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर। कमर्शियल सेंटर क्या हो जाता है? जहां पे बाइंग सेलिंग चलेगी, है ना, बाइंग सेलिंग चलेगी। दैट मीन्स ये किसके अंदर आ जाता है? ये आ जाता है ट्रेड के अंदर। तो बेसिकली ट्रेडिंग सेंटर, बढ़िया, कौन से रूलर्स के टाइम पे बन गया था? तो अब भी थोड़ी देर पहले जब हम आई थिंक क्या फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे थे, तो मैंने आपको बता भी दिया था, एक्सप्लेन भी कर दिया था, तो किनके अंडर बने थे? फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे थे, ट्रू फॉल्स कर रहे थे? चलो, तोमर्स और चौहान्स के अंडर, ठीक है, तोमर और चौहान्स के अंडर बने थे। तो क्या हो जाएगा? दिल्ली बिकेम एन इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर्स अंडर द रूल ऑफ चौहान्स एंड दी तोमर। आप चाहे चौहान्स कह लो, चाहे इन्हें और करके चौहान्स भी कह सकते हो, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, टेंशन नहीं लेनी कि अरे यार मैम ये चौहान्स क्या है, वैसे चैप्टर में पता ही है आपको, है ना, आप जानते हैं चौहान और चौहान्स। क्लियर? तो याद रखना, कमर्शियल सेंटर, कमर्शियल यानी जहां पे ट्रेड वेड उस जमाने में बहुत बड़ा था, खूब ट्रेड होता था, ठीक है। तो कौन से रूलर्स के टाइम पे बना था? तो चामान रूलर के टाइम पे और तोमर्स के टाइम पे। क्लियर? चलो, व्हाट इज दहलीवाल? दहलीवाल क्या है? अभी हम मैच दी कॉलम कर रहे थे, तो दहलीवाल हमने देखा था। क्या है दहलीवाल? ये अब भी मैच दी कॉलम वाले हैं, ये अच्छे हैं, ये जो क्वेश्चन है अभी हमने मैच दी कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स में किए हैं, तो इतनी जल्दी तो हम भूल सकते ही नहीं है, है ना। दहलीवाल क्या है? जो कॉइन्स मिंट होते थे दिल्ली में, अभी पढ़ा था ना, इट इज अ काइंड ऑफ कॉइन मिंटेड इन दिल्ली। क्लियर? सिक्के जो मिंट होते थे दिल्ली में। अंडर हुज रेन दैट द मंगोल्स इन्वेडेड द दिल्ली सल्तनत। देखो, हमने देखा था कि जब दिल्ली सल्तनत की अथॉरिटी थी, उस टाइम में मंगोल्स का चैलेंज हमें देखने को मिलता है दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, ठीक है। तो किसके शासन के अंतर्गत जो मंगोल्स हैं उन्होंने इन्वेड करा था दिल्ली सल्तनत को? आए थे वो इन्वेड करने दिल्ली सल्तनत को, तब कौन से रूलर का शासन चल रहा था दिल्ली सल्तनत में? किसका चल रहा था? बताओ जल्दी। लोधीस का चल रहा था, सैयद्स का चल रहा था, तुगलक्स का चल रहा था, है ना, या खलजीस का चल रहा था? अब तो मैंने हिंट दे दिए ताकि आप इससे पहले कुछ और सोचो, मुगल्स है ना, है ना, या तो लोधीस थे या तो सैयद थे, क्योंकि सल्तनत में यही डायनेस्टी है ना, लोधीस, सैयद, खलजीस, तुगलक्स। क्या हो जाएगा आंसर? चलो देख लेते। Under the reign of Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq, Mongol invaded the Delhi Sultanate। जब इनका शासन चल रहा था अलाउद्दीन खिलजी का और किसका? मोहम्मद तुगलक का, उस टाइम पे मंगोल ने इन्वेड करा था दिल्ली सल्तनत को। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? आ रहा है अच्छे से समझ में? क्वेश्चन आ सकता है ये कि मंगोल्स, क्योंकि मंगोल्स भी अपने आप में एक बड़े ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी, मतलब एम्पायर था, ये आप बहुत अच्छे से जानते, बड़ा ही फेमस, बड़ा ही क्रूअल, है ना। तो अगर उनका इन्वेजन देखने को मिलता है हमारे कंट्री में, हमारे दिल्ली सुल्तान्स में, सल्तनत में, तो ऑब्वियसली हमें पता होना चाहिए किसके टाइम पे। तो जब खलजीस थे और मंगोल मतलब तुगलक्स थे, तो खलजी में भी कौन? अलाउद्दीन खलजी, ठीक है, और तुगलक्स में भी कौन? मोहम्मद तुगलक। क्लियर? चलो, Who was the leader of Mongols that invaded Transoxiana in Iran? है ना, जब मंगोल्स ने किसको इन्वेड करा था? ट्रांसऑक्सियाना को, ईरान में। तो उस वक्त मंगोल्स के लीडर कौन थे? अब आप बोलोगे मैम हम तो दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं, मंगोल्स के बारे में इतना क्यों आ रहा है? तो भाई ये चैप्टर में है, और चैप्टर में है तो चाहे वो मंगोल्स का आ जाए, अचानक से ब्रिटिशर्स का आ जाए, हमें तो आंसर करने से मतलब है, क्योंकि हमें बुक में दिया है, हमारे चैप्टर में दिया है, ये मर्जी से नहीं आया है, ठीक है, मर्जी से नहीं है। क्योंकि दिल्ली सुल्तान है तो आप हो सकता है भूल गए होंगे कि ये भी हमने पढ़ा है क्या चैप्टर में, हो सकता है कुछ लोग भूल गए हो, मैं ऐसा नहीं कह रही कि सब भूल गए होंगे। तो जल्दी बताओ कौन थे लीडर्स मंगोल्स के जब ट्रांसऑक्सियाना को इन्वेड करा था ईरान में? तो कौन हो जाएंगे? वही जो हमारे एक फेमस
बड़ा नाम मंगोल्स का, है ना। मंगोल्स के जो जिन्होंने क्या करा था, मंगोल्स को स्टैब्लिश करा था, फॉर्म किया था मंगोल एम्पायर को, जंगीज खान। क्लियर। तो इनकी लीडरशिप में इन्होंने ट्रांसऑक्सियाना को जीता था, इन्वेड करा था ईरान में, है ना। बाकी इनकी जीत के तो क्या ही कहने, जीतते तो थे ही, साथ में पत्ता साफ भी कर देते जो भी रहता था उनके रास्तों में। क्लियर हो गया, याद आ गया, चैप्टर में पढ़ा है हमने। ओके। हु वॉज रजिया सुल्तान फादर? रजिया सुल्तान के फादर कौन थे? रजिया सुल्तान नाम तो हमें पता है, लेकिन रजिया सुल्तान के पापा जी कौन थे? जल्दी बताओ। ये हो सकता है थोड़ा सा भूल सकते हो आप लोग, क्या हो सकते हैं, कौन होंगे? रजिया सुल्तान के फादर कौन थे? अच्छा, मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ, इब्राहिम लोदी, इल्तुतमिश, है ना, बैरम खान, या चलो अब आप बोलोगे मैम आपने या बोल दिया तो इसका मतलब मन से बनाओगे ऑप्शन, तो 3 ही बता देते, मतलब आप दे दो आंसर। बैरम खान थे, इल्तुतमिश थे, या थे इब्राहिम लोधी? बताइए कौन थे फादर, पिताजी कौन थे रजिया सुल्तान के? क्या हो जाएगा हमारा आंसर? सुल्तान इल्तुतमिश। सुल्तान इल्तुतमिश थे रजिया सुल्तान के फादर। क्लियर। चलो ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है, हमें ये पता है रजिया सुल्तान कौन थी, कब से कब तक उन्होंने शासन करा, ये सब हम जानते हैं, लेकिन फादर कौन थे यही भूल जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा काम, है ना। जिनके बदौलत वो बनी है सुल्तान, तो पापा जी का नाम तो पता चलना चाहिए ना। स्पेशल स्लेव्स वर कॉल्ड बाय विच नेम? जो खास किस्म के दास होते थे, स्लेव्स होते थे, उनको किन नामों से बुलाया जाता था? उन खास स्लेव्स को किन नेम्स में से बुलाया जाता था? बताइए, बताओ क्या होगा आंसर? क्या बोलते थे? अच्छा, हमने चैप्टर में डिस्कस किया है ना, क्या बोला जाता था? अच्छा, क्या पढ़ा था हमने? बंदगां, यही बोलते थे क्या? बंदगान बोलते थे। चलो देख लेते हैं। स्पेशल स्लेव्स वर परचेज फॉर मिलिट्री सर्विसेज एंड वर कॉल्ड एज बंदगान। क्या हुआ जाता था? जो खास किस्म के दास थे, है ना, उनको खरीदा जाता था, उनको खरीद के लाते थे मिलिट्री सर्विसेज के लिए, मतलब जैसे मिलिट्री आर्मी वगैरह के लिए, उनको यूज करने के लिए, भाई आप आएंगे, रिक्रूट होंगे, काम करेंगे, मिलिट्री उसमें जाएंगे, उनको क्या नाम दिया जाता था? बंदगां। बंदगां, ठीक है। चलो, व्हाट इज इख्ता? इख्ता क्या है? अभी हम जब मैच दी कॉलम कर रहे थे तो मुख्तीज, इख्तेदार हमने देखा था ना, कि इख्तेदार बोलो चाहे मुख्तीज बोलो सेम थिंग है ना। अब मैंने ये भी बोला था कि ऐसे लोग, जो लोग इख्ता को होल्ड करते हैं, उनको इख्तेदार बोलते हैं। तो इख्ता पर मैम है क्या, ये तो आप बताइए। तो मैम नहीं बताएंगे, मैम आपसे पूछ रही है कि याद है कि भूल गए। अभी मैच दी कॉलम कर रहे थे तो मैंने याद भी दिलाया था आपको, है ना। बताइए जल्दी। अब नहीं बताऊंगी, अब तो सीधे आंसर रिवील करूंगी। क्या होगा आंसर? चलो देख लेते हैं। इख्ता वर टेरिटरीज ऑफ वेरिंग साइजेस अंडर द कंट्रोल ऑफ मुख्तीज और इख्तेदार। इख्ता क्या था? टेरिटरी, मतलब वही जमीन, लैंड्स, है ना, जो अलग अलग साइज के थे, किसी के पास बड़ा हो सकता है, किसी के पास छोटे लैंड टेरिटरी हो सकती है। उनको होल्ड कौन करता था, किसके कंट्रोल में रहते थे? इख्तास, मुख्तीज और इख्तेदार इनको कंट्रोल करके रखते थे, इनके अंडर था ये, ठीक है। तो इन्हें क्या कहा जाता था? इख्ता कहा जाता था। क्लियर। चलो, व्हाट आर मुख्तीज? मुख्तीज क्या है? अब भी जस्ट हमने देखा मुख्तीज और इख्तेदार और इख्ता एंड ऑल, तो मुख्तीज क्या है अब तो बता दो। अब तो इख्ता भी हमें आ गया तो मुख्तीज भी आ जाएगा। मुख्तीज क्या करेंगे? जो इख्ता को होल्ड करते हैं, है ना। मुख्तीज आर दी गवर्नर्स ऑफ द टेरिटरीज, दे आर ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ इख्तेदार। देखो मुख्तीज क्या माने जाते? गवर्नर माने जाते टेरिटरीज के। अब भी जस्ट इससे पीछे, मतलब पहले हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे देखो कि ये टेरिटरीज है। इख्ता क्या होती है? इख्ता टेरिटरीज होती है। तो इन्हीं टेरिटरीज के गवर्नर, इन्हीं टेरिटरीज के जो गवर्नर होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है मुख्तीज, और दूसरे नाम से क्या बुलाया जाता है? इख्तेदार। क्लियर। और दूसरा नेम क्या है? इख्तेदार। सब क्लियर हुआ? आप सोचोगे कि ये अलग अलग समझ में नहीं आ रहा, तो इख्ता जो टेरिटरी है, और उनको होल्ड करने वाले, उनको संभालने वाले जो गवर्नर से, उनको मुख्तीज कहा जाता है। क्लियर। मुख्तीज कह लो चाहे इख्तेदार कह लो। क्लियर। कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है, कोई मुक्ति अलग टर्म नहीं है, इख्तेदार ही मुक्ति है, ठीक है। चलो, व्हाट इज खरज? खरज क्या है? खरज क्या होता है? किस टाइप का टैक्स
किस पर लगने वाले टैक्स को हम खरज टैक्स बोलते हैं, जरा देख लेते हैं। खरज इज अ काइंड ऑफ अ टैक्स ऑन कल्टीवेशन। अभी जब हमने देखा था ना खरज इज अ काइंड ऑफ अ टैक्स ऑन ट्रेड, तो मैंने ऑप्शन भी दिया था कि ट्रेड में लगता है, मतलब ट्रेड तो गलत था ही, लेकिन क्या एग्रीकल्चर में या कल्टीवेशन में लगता है या किस में लगता है। दूसरा मैंने ऑप्शन कैटल का दिया था, याद करो अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो खरज भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है आपसे बार पूछा जा सकता है कि किस टाइप का टैक्स है। तो ऐसा टैक्स जो कल्टीवेशन पर लगता है, दिस इज कॉल्ड खरज। क्लियर? चलो, Who was the first woman ruler in Delhi Sultanate and when did she become Sultan? कौन जो थी पहली रूलर थी दिल्ली सल्तनत की? इतना फेमस नाम है कि मुझे नहीं लगता आपको आंसर नहीं आएगा, पॉसिबल ही नहीं है ना, पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसका नाम भूल जाओ। रजिया सुल्तान कब बनी थी, कब इनको गद्दी में बिठाया गया था, देख लेते हैं। सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर, रजिया सुल्तान तो थी, लेकिन रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर थी रजिया सुल्तान। वो पहली वुमेन रूलर थी दिल्ली सल्तनत की। 1236 पर उन्हें सुल्तान बनाया गया, तो 1240 पे फिर वो हट भी गई थी गद्दी से। क्लियर? लेकिन हमसे क्या पूछा है, कब बनी है, तो हम वही आंसर देंगे। एक्स्ट्रा क्यों दे, है ना, एक्स्ट्रा क्यों दे, एक्स्ट्रा मार्क्स थोड़ी मिल रहे हैं, जितना है उतने ही मिलेंगे, ठीक है। तो जो सुल्तान थी इल्तुतमिश की, मतलब सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर थी रजिया सुल्तान। 1236 में उन्हें गद्दी पर बिठाया गया, शासन कराया गया। ये ध्यान रखना। कौन बनी थी पहली फीमेल रूलर, वुमेन जो फीमेल रूलर दिल्ली सल्तनत की, और ये भी आ सकता है कि कब बनी थी। इस चीज को ध्यान से देख लो, कब बनी थी और कौन बनी थी। याद तो आपको आ ही जाएगा कौन बनी थी, कब बनी थी, 1236, ये ध्यान में रख लेना, 1236 AD। क्लियर? Who was Razia? Why was she not accepted as a sultan in spite of being talented? अच्छा, रजिया कौन थी? अब भी हमने देखा कौन थी, ये तो हमें पता ही है, लेकिन ऐसा क्या रीजन था कि वो टैलेंटेड होने के बावजूद भी, है ना, टैलेंट उसमें था, ब्रेव थी, बहुत ही केपेबल रूलर थी, बट उसके बावजूद भी उसे पसंद नहीं किया जाता था, है ना, उसको डिमीन किया जाता था, एक्सेप्ट नहीं किया गया। बेसिकली क्यों नहीं किया गया? क्योंकि औरत थी ना। औरतों की कामयाबी, आज के टाइम की बात नहीं कर रहे, आज तो सब भाई बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले के टाइम में औरत जो है शासन करेगी, औरत हम पे रूल चलाएगी, औरत हम पे हुक्म चलाएगी, तो ये बात हजम नहीं होती थी। और किनको? हाई ऑफिशियल, हाई नोबल्स को, है ना, और भी लोगों को हजम नहीं हो रही थी, तो इसीलिए उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता था एज अ रूलर। क्यों? क्योंकि वो वुमेन थी। ठीक है, तो देख लेते हैं हमारा आंसर। रजिया बिकेम सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत इन 1236। रजिया क्या थी? रजिया सुल्तान बनी थी दिल्ली सल्तनत की 1236 में। ठीक है, अब क्या हुआ, मिनाज सिराज जैसा बताते हैं इनके बारे में, शी वॉज मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रदर्स। अपने भाइयों से ज्यादा, देखो इल्तुतमिश के बेटे थे, ऐसा नहीं कि बेटे नहीं थे तो इसलिए रजिया सुल्तान को जो है सुल्तान बना दिया। बेटे थे लेकिन वो केपेबल रूलर नहीं थे। उनको देख के समझ में आता होगा ना पिता को भी कि भाई ये मेरा बेटा ये नहीं संभाल पाएगा, ये सब बर्बाद कर देगा। तो उन्हें क्या लगा कि मेरी बेटी है जो संभाल सकती है, तो उन्होंने क्या कर लिया, अब जो उनकी बेटी थी रजिया सुल्तान एज कंपेयर टू अपने भाई लोग, वो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड और कह सकते टैलेंटेड थी। Many including the nobles did not feel comfortable to share things with her. अब जो नोबल्स थे उनको हजम नहीं हो रहा था कि एक औरत हमारे सर पे चढ़ के बैठेगी, है ना, सुल्तान बन गई है, तो कैसे हम इसके ऑर्डर सुने। एक जेलस होती ना कि चलो यार राजा हो, ठीक है, आदमी है तो इट्स ओके, लेकिन अब औरत हमें ऑर्डर देगी, इसको हमें जवाब देना पड़ेगा, ये हमसे सवाल करेगी, तो उनको वो हजम नहीं हो रहा था, वो अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, Those were the days when women were not allowed to enjoy independent identity. This led to her removed in 1240. अब क्या हुआ, उस जमाने की बात है। देखो आज ऐसा कुछ नहीं, आज तो कोई दिक्कत नहीं होती, आदमी लोगों को ही पता है भाई, सब इक्वालिटी की बातें करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन पहले ऐसे नहीं था। पहले औरत की स्वतंत्र आइडेंटिटी कि भाई आपका भी एक आइडेंटिटी है, आपका भी एक पहचान है, वो बर्दाश्त नहीं होता था। ठीक है, तो हमसे पूछा गया कौन थी रजिया, तो दिल्ली सल्तनत की पहली जो विमेन रूलर थी। 1236 में इन्हें थ्रोन में बिठाया गया था, गद्दी पे बिठाया गया था। टैलेंटेड होने के बाद भी क्यों इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो सुल्तान इल्तुतमिश ने क्या करा, अपने बेटों के बजाय इनको रूलर बना दिया, क्योंकि ज़्यादा क्वालिफाइड और ज़्यादा केपेबल थी। जो हाई ऑफिशियल्स थे, नोबल्स थे, उनको ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, हजम नहीं हो रहा था कि एक औरत कैसे गद्दी पे बैठ सकती, कैसे मतलब सेपरेट अपना जो है इंडिपेंडेंटली रूल कर सकती है। ठीक है, इसी कारण से उनके पीछे प्लानिंग, प्लॉटिंग, बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई। उनका नाम पता नहीं उनके कोई थे, उनके साथ जोड़ के बदनाम वगैरह भी किया गया। बहुत टैलेंटेड थी, जनता उन्हें पसंद भी करती थी, है ना,
बट फिर भी उन्हें आखिरकार 1240 में गद्दी से हटना पड़ा। तो आप समझ जाओ 1236 में बैठी, 1240 में वो गद्दी से उठ गई, हटना पड़ा। मतलब मुश्किल से अगर हम इनका ओवरऑल जो है टेन्योर देखें, कितना टाइम इन्होंने राज करा, तो पूरे 4 इयर्स भी कंप्लीटली नहीं है रूल कर पाई थी। क्लियर? चलो बाकी चैप्टर में तो हमने फिर पढ़ाई है अच्छे से। How did the Khaljis and Tughlaqs help the people of humble birth? How did it lead to instability in the Sultanate? देखो एक चीज यहाँ देखने को मिली, जो खलजीज थे और तुगलक्स थे ना, ये लोग स्लेव्स को, दासों को खरीद खरीद के ला रहे थे और इनको अच्छी अच्छी पोस्ट दे रहे थे। तो ये जो अच्छे लोग थे वो उनको हजम नहीं हो रहा था कि यार ये क्या कर रहे हैं, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना, कि यार दासों को इतनी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियां देना, ये मतलब हंसी वाली बात है ना। उन लोगों को बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, अच्छे अच्छे लोगों को बुलाओ, अच्छे अच्छे लोगों को बिठाओ अच्छी अच्छी पोस्ट पे, ये दास है ये तो। बट नहीं, उन्होंने तरीका अपनाया था खलजीज और तुगलक्स ने, इल्तुतमिश की तरह। ठीक है, तो क्यों ये इंस्टेबिलिटी हो रही थी सल्तनत में, क्या दिक्कत आ रही थी, जरा देख लेते हैं। The Khaljis and the Tughlaqs raised people of the humble birth who were often their clients to high political positions. They were appointed as generals and governors. However, the slaves and clients were loyal to their masters and patrons but not to their heirs. Heirs were the new rulers. They neglected such appointed men of high post. This led to conflict between old and new nobility. अब क्या हो गया, जो खलजीज थे, तुगलक्स थे, उन्होंने जो हम्बल बर्थ के ऐसे लोग थे, सिंपल अच्छी फैमिलीज थे, ऐसे जो लोग थे, अक्सर जो उनके क्लाइंट्स हुआ करते थे, है ना, तो उनको अच्छी अच्छी हाई पॉलिटिकल पोजीशन दे दी। जैसे सरकार है, सरकार में नहीं अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स रहते हैं, तो किसी को ये जिम्मेदारी, किसी को किसी डिपार्टमेंट का हेड बना दी, तो ऐसे यहाँ पे अच्छी अच्छी जिम्मेदारी पोजीशंस इन लोगों को दे दी। दे वर अपॉइंटेड एज जनरल्स एंड गवर्नर्स। अब वो क्या बन गए, जनरल बन गए, गवर्नर्स बन गए। अब गवर्नर्स हमने क्या देखा था, कौन होते हैं, जो मुख्तीज और इख्तिदार, जो टेरिटरी को संभालते, इख्ता को संभालते, ठीक है। हाउएवर द स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वर लॉयल टू देयर मास्टर्स एंड पेट्रन्स बट नॉट टू देयर हेयर्स। हाँ, लेकिन ये जो स्लेव्स रहेंगे, है ना, ये अपने मास्टर के, ये लोग ऐसा मानते थे कि हमारे दास है ना, हमारे लिए आंख बंद करके कुछ भी करेंगे, हमें कभी धोखा नहीं देंगे। इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते थे, है ना, कि हमें चीट नहीं करेंगे, हमारी जो भी बातें सब ऑनेस्टली ये लोग ईमानदारी से मानेंगे। हेयर्स वर द न्यू रूलर्स। अब जो वारिस थे वो कौन थे, नए नए जो रूलर्स आ रहे थे, तो दे निग्लेक्टेड सच अपॉइंटेड मैन ऑफ हाई पोस्ट। अब उन्होंने जो हाई पोस्ट में अपॉइंट करा जा रहा था इन लोगों को, इस चीज को इन्होंने नकार दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। दिस लेड टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओल्ड एंड न्यू नोबेलिटी। और जिसके कारण जो ओल्ड थे और जो न्यू नोबल थे, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अब सही बात है ना, जैसे मैं हूं, मैं पहले से कुछ हमारे रूल्स चल रहे, रेगुलेशंस चल रहे हैं, हमें उसकी आदत है, लेकिन जो नए लोग आए वो थोड़ा सा नाटक करेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, हमारी तरफ से कुछ चीज हो रही है, उनकी तरफ से वो चीज नहीं हो पा रही, वो लोग उस चीज को पसंद ही नहीं कर रहे, या वो कुछ बता रहे तो हमें पसंद नहीं आ रहा। तो जब कोऑर्डिनेशन ही नहीं है तो कैसे पॉसिबल होगा, है ना, तो इसीलिए दिक्कत आने लगी थी। क्लियर? चलो, हाउ डिड द चीफ्टन्स अरेंज फॉर देयर डिफेंस। जो सरदार लोग होते थे, चीफ्टन्स होते थे, है ना, डिफेंस के लिए क्या कैसे अरेंजमेंट करते थे, बचाने के लिए खुद को, है ना, बहुत सही तरीका ये लोग अपनाते थे। तो खुद को डिफेंड करने के लिए क्या इनके तौर तरीके रहते थे, खुद का बचाव करने के लिए। The chieftains fortified themselves in long mountains and rocky, uneven and rugged places, as well as in the bamboo groves. In India, the bamboo is big and it was strong. Even fire could not affect it because its groups were intertwined, making them very strong. They kept everything necessary for life, such as cattle, crops, water, etc., inside the forest. Thus, they were safe and only powerful armies could subdue them. अब इनका तरीका क्या रहता था ना, ऐसी ऐसी जगहों पे अगर कोई रहेगा, पहाड़ों पे, जंगलों पे, उबड़ खाबड़ जगहों पे, तो कहाँ ऐसे सेना पहुंच पाएगी, थक जाएगी पहाड़ चढ़ते चढ़ते, जंगलों में घुसते घुसते, ढूंढते ढूंढते, है ना। तो कोई भी ऐसी नॉर्मल आर्मी तो इनको ढूंढ पाए, हरा पाए तो मुश्किल था, या तो कोई अच्छी स्ट्रॉन्ग आर्मी हो, तो वही इतनी केपेबल हो सकती थी कि इनको हरा ले। तो बेसिकली लोग खुद को कैसे, हमें पूछा जा रहा है कि खुद को कैसे सेफ रखते थे। The chieftains fortified themselves in long mountains, in rocky, uneven and rugged places, as well as in bamboo groves. अब ये लोग क्या करते थे, खुद को ऐसे पहाड़ों में, बीच में जंगलों में से छुपा के रखते थे, वहाँ रहते थे, और खुद तो रह रहे हैं लेकिन अपने काम की सारी जो चीज़ें चाहिए पड़ेगी, पानी वगैरह सब चीज़ साथ में फैसिलिटी रखते थे ताकि दिक्कत ना है, बार बार थोड़ी बाहर जाएंगे। अब ऐसी ऐसी जगह कोई रहेगा, है ना, बैम्बू ग्रोव्स। और बैम्बू अगर हम बात करें इंडिया के, वो ऐसे नहीं होते, हम बोलते थे खाली अंदर से, ऐसे नहीं रहेंगे, अच्छे बड़े बड़े थिक स्ट्रॉन्ग।
Even fire could not affect it because its groups were intertwined, making them very strong. Even आग से भी इनको कुछ नहीं हो पाता था, ऐसे जुड़े हुए, ऐसे बहुत ज़्यादा चिपके हुए ऐसे रहते थे. Clear? They kept everything necessary for life, such as cattle, crops, water, etc. inside the forest. मैंने अभी बताया आपको कि हर चीज को क्या करके रखते थे, संभाल के रखते थे, मतलब कहीं बाहर ना जाना पड़े. तो जैसे कैटल रख लिया, क्रॉप्स भी है, पानी की सुविधा भी है ना, सब अंदर ही, कहाँ बार बार बाहर जाएंगे. तो ऐसी जगह जब कोई रहेगा पेड़ों के बीच में, ना आग से कुछ हो पाएगा, ना इतने आसानी से कोई पहुंच पाएगा, तो ये तरीका अच्छा था खुद को बचाने का. Thus they were safe, इसीलिए वो सेफ थे. And only powerful armies could subdue them, इसीलिए सिर्फ पावरफुल ऐसी आर्मी जो कुछ कर सकती वही इनको हरा पाती थी, है ना, उनको मतलब पकड़ पाती थी, कंट्रोल कर पाती थी. वरना नॉर्मल तो किसी के बस की बात नहीं. पहाड़ों पे चढ़ना इट्स नॉट एन ईजी टास्क. हमने चढ़ा है, हमें पता है, और जो चढ़ते हैं तो उनको तो और अच्छे से पता होगा. व्हाट वाज द सर्कल ऑफ जस्टिस इन द दिल्ली सल्तनत? सर्कल ऑफ जस्टिस क्या था? न्याय का चक्र क्या होता है? न्याय का चक्र, अगर अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, है ना, अच्छा करते जाओगे, ऐसा होते जाएगा, तो अल्टीमेटली वो चीज आप पर आएगी. हमने पढ़ा था ना कि अगर राजा को सुरक्षित रहना है तो राजा सुरक्षित कैसे रहेगा? जब आर्मी उसे सुरक्षा दे. आर्मी उसे सुरक्षा क्यों देगी? क्योंकि आर्मी को सैलरी मिलेगी, तभी ना सुरक्षा देगी. ठीक है, यानी एक लाइन आपको समझ में आया, लिंक समझ में आया. अब आर्मी के पास सैलरी कहां से आएगी? जब किसान रेवेन्यू देंगे. किसान रेवेन्यू कहां से देंगे? किसान रेवेन्यू जब ही दे सकते हैं जब किसान शांति, अमन, चैन से खेती बाड़ी कर पाए, उनके पास इतना इनफ हो कि वो देने लायक इतना प्रोड्यूस कर पाए. और उन्हें ये सारी चीजें, अमन, शांति, फैसिलिटी कौन देगा? राजा देगा. तो अगर राजा को सुरक्षित और खुश रहना है तो उसको पहले सब कुछ अच्छा करना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड सर्कल ऑफ जस्टिस, है ना. इस तरीके से हमने समझा था. एक बार और देख लेते कि अगर न्याय का चक्र कैसा है. तो फकर मुदबिर रोट इन 13th century अबाउट द सर्कल ऑफ जस्टिस. किसने लिखा था इसके बारे में? फकर मुदबिर ने इनके बारे में लिखा था 13th century में. He used the term circle of justice to show that each one in the government were interlinked and interdependent upon each. सही बात है. अगर राजा को खुश रहना है, राजा को सेफ रहना है, तो उसको पहले ऐसे काम करने पड़ेंगे कि उसको सेफ्टी मिल पाए. That means everyone and everything is interrelated और interdependent on each other, है ना. अगर आपको प्रशासन चलाना है, सरकार चलानी है, तो एक दूसरे से जुड़े रहना पड़ेगा. एक दूसरे के ही थ्रू कुछ चीजें हो सकती, तो लिंक्ड रहेंगे आप. क्लियर? अ किंग कैन नॉट वर्क इफ ही हैज नो सपोर्ट ऑफ द सोल्जर्स. कोई भी राजा काम नहीं कर सकता अगर उसके पास सेना का सपोर्ट है ही नहीं. वो अपनी टेरिटरी कैसे एक्सपैंड करेगा? वो खुद को प्रोटेक्ट कैसे करेगा, है ना. वो और चीजों पे और भी उसको जाना, कॉन्क्वेस्ट पे कैसे जाएगा जब तक उसके पास सोल्जर्स ना हो. सोल्जर्स क्यों रहेंगे? अ सोल्जर्स कैन नॉट लिव विदाउट सैलरीज. जब तक तनख्वाह मिलेगी तभी तो वो रहेंगे. तनख्वाह ही नहीं मिलेगी तो कैसे पॉसिबल है? तो राजा को सोल्जर्स का सपोर्ट चाहिए, तो सैलरी देनी पड़ेगी. सैलरीज कम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द पीजेंट. तनख्वाह, सैलरी कहां से आएगी? जो रेवेन्यू किसानों से जनरेट होगा. ठीक है भाई, ओके. पीजेंट्स हाउएवर कैन पे टैक्स ओनली इफ दे कैन प्रोड्यूस इनफ क्रॉप. और पीजेंट कब प्रोड्यूस दे पाएंगे, रेवेन्यू दे पाएंगे? जब वो इनफ तरीके से क्रॉप उगा पाए, अच्छे से खेतीबाड़ी कर पाए, और अच्छे जो है खेत खलियान हार्वेस्ट कर पाए, प्रॉपर तरीके से प्रोड्यूस निकलेगा, तभी तो वो कुछ दे पाएंगे. This happens when the king promotes justice and honesty in his governance. और ये कब होगा? ये जब ही हो सकता है जब राजा ईमानदार रहे और अपनी सभा में और अपनी गवर्नेंस को बेसिकली कैसा रहे? ऑनेस्ट रखे और जस्टिस करे. क्लियर? तो ये था सर्कल ऑफ जस्टिस. समझ में आ गया ना. देखो, चीजें राजा से ही शुरू हो रही है, राजा में ही खत्म हो रही है. यही तो होती है साइकिल, सर्कल, है ना. अगर उसे सेफ रहना है, खुश रहना है, सपोर्ट चाहिए, तो भाई आपको शुरुआत यहाँ से करनी पड़ेगी. आप अगर इनको खुश रखोगे, जनता की सोचोगे, है ना, इनको ऑनेस्टी से रहोगे, इनके बारे में सोचोगे, तो ये लोग भाई खेतीबाड़ी करेंगे, प्रोड्यूस आएगा इनफ, तो भाई रेवेन्यू जनरेट होगा. अब वो रेवेन्यू से सैलरी किनके पास जाएगी? आर्मी के पास जाएगी. सोल्जर्स के पास सैलरी आएगी, तो सोल्जर क्या करेंगे? राजा को सपोर्ट करेंगे, राजा की हेल्प करेंगे. दैट्स इट, कंप्लीट हो गया ना. क्लियर? चलो. Why a slave would be better than a son according to Delhi Sultans. दिल्ली सुल्तान जो थे ना, बहुत ही मतलब ऐसे थे कि उनको अपने बच्चों से ज्यादा, बेटों से ज्यादा दासों पे भरोसा था. वो ये मानते थे कि दास क्या है? दास है. वो कभी गद्दारी नहीं करेंगे. बेटा जरूर गद्दारी कर सकता है. यार ये सही भी है, पता है. It was thought of by wise men that it took lot of work to brought up and promote a slave.
Slaves were brought from the market. The master brought them from some special purpose. Brought them for special purpose. They were trained for it. देखो क्या होता था कि इतना आसान नहीं है कि किसी को मार्केट से, बाजार से इन लोग खरीदा जाता था, खरीदते थे, दासों खरीद के लाते थे। अब खरीद के लाना, उनको ट्रेन करना, ट्रेन करके उनको अच्छी अच्छी पोस्ट पे प्रमोट करना, ये कोई इजी टास्क नहीं है, ठीक है। It was thought of that a lucky man only found a good experienced slave. और ये सच में एक लकी मैन ही होगा जिसको ऐसा दास मिल जाए जिसको नॉलेज हो, जो एक्सपीरियंस्ड हो, जो केपेबल हो। A son was not so desperate to do all work for his father but slave did all. सही बात है। अगर आप किसी के लिए कुछ करते हो तो वो ज़रूर डेस्परेट होगा आपके लिए कुछ करने के लिए कि अरे यार इसने मेरे लिए करा है, इसने मेरे को ये बनाया है, तो मैं तो भाई इसके पैरों की बिल्कुल धूल हूँ। बेटा इतना नहीं करेगा, अरे मेरे पापा हैं, उनकी तो उनका फ़र्ज़ है। अब आप हो, आपको जैसे कोई आपके पापा हैं और आप हो, है ना। अब आपके पापा आपको कुछ दे रहे हैं, कर रहे हैं, तो आपको लगेगा ठीक है पापा मेरी स्कूल फीस दे रहे हैं तो देंगे ही भाई, मैं उनका बेटा हूँ। लेकिन अगर आपके पापा कोई दूसरा कोई अनाथ बच्चा है उसके लिए फीस दे रहे हैं, उसको पढ़ा लिखा रहे हैं, तो वो ज़्यादा एहसानमंद रहेगा, वो ज़्यादा लॉयल रहेगा एज कम्पेयर टू यू, है ना। ये हार्श रियलिटी, सही बात है, क्योंकि उसको पता है कि यह इंसान ना कुछ होकर भी मेरे लिए इतना कर रहा है, तो मैं क्या रहूँगा भाई, ऑनेस्ट रहूँगा। तो आपके पापा को क्या लगेगा, वो एक मूवी है बागबान मूवी है ना, आप वो देखना, हो सकता है आपने नहीं देखी, ऑब्वियसली हमारे टाइम की नहीं देखी होगी। तो उसमें ऐसे ही होता है, अमिताभ बच्चन क्या करता है, एक बच्चे को गोद ले लेता है, सलमान खान को, है ना, अनाथ रहता है, पढ़ाता लिखाता है, और वो बहुत लॉयल बेटा रहता है। और बाकी जो अमिताभ बच्चन के 4 बेटे रहते हैं ना, वो लोग अरे पापा आप टिक 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 मत करो, रात में डिस्टर्ब हो रहा है, अरे ये वो, मतलब ऐसे बेचारे माँ बाप रो रहे थे कि देखो हमारे सगे जो बच्चे हैं वो हमें इतने अच्छे से ट्रीट नहीं करे, लेकिन सलमान खान जो उनका गोद लिया हुआ बेटा है, मतलब अनाथ था, उनको पढ़ाया लिखाया था, तो वो कितना अच्छा हम पे हमारी रिस्पेक्ट कर रहा है, हमें कितने प्यार से ट्रीट कर रहा है। तो वही वाला हाल है यहाँ पे कि स्लेव हर वो काम करेगा जो हम चाह रहे हैं, वो ईमानदार रहेगा, बेटा ऐसा कुछ नहीं करने वाला खुद के बेटे। A son could rise against his father but a slave could not. बेटा गद्दी के लिए हो सकता है अपने पिताजी के अगेंस्ट जाए, है ना, लेकिन स्लेव, दास ऐसा नहीं करेगा। स्लेव्स वर मोर ओबीडियंट एंड ट्रस्टवर्दी देन सन्स। जो दास है वो बेटों से भी ज्यादा भरोसेमंद है, ज्यादा ट्रस्टवर्दी है। क्लियर, चलो केस बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन थे ये भी। अब केस बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइक द अर्लियर सुल्तान्स, द खलजीज एंड तुगलक मोनार्क अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स आर गवर्नर्स ऑफ टेरिटरीज ऑफ वेरिंग साइजेस। दीज लैंड्स वर कॉल्ड इख्ता एंड देयर होल्डर वाज कॉल्ड इख्तेदार और मुख्ती। अब क्या हो रहा था, जैसे पहले के सुल्तान्स थे उन्हीं की तरह खलजीज और तुगलक्स ने भी सेम तरीका अपनाया, वो मिलिट्री कमांड्स को अपॉइंट कर रहे थे, है ना, और गवर्नर्स वगैरह बना रहे थे टेरिटरी के, अलग अलग साइजेस के टेरिटरी के, इनको गवर्नर्स अपॉइंट कर रहे थे। अब ये जो लैंड्स थे इनको क्या कहा जाता था, इख्ता, और इन लैंड को होल्ड करने वाले लोगों को इख्तेदार और मुख्ती कहा जाता था। द ड्यूटी ऑफ द मुख्तीज वाज टू लीड मिलिट्री कैंपेन्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इख्तास। इन मुख्तीज की ड्यूटी क्या रहती थी कि भाई जो भी मिलिट्री कैंपेन्स होंगे, कुछ भी होगा, आपको उसको लीड करना है, और जो है न्याय व्यवस्था, कानून न्याय व्यवस्था आपको बना के रखनी है आपके टेरिटरी में, एरिया में। इख्तास मतलब आपके एरिया में। In exchange for their military services, the मुख्तीज collected the revenue for their assignments as salary. अब इसके बदले, ये काम कर रहे हैं अपनी सर्विस के बदले, मुख्तीज क्या करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे अपने असाइनमेंट से, उन्हीं के थ्रू सैलरी आती थी। They also paid their soldiers from these revenues, और अपने जो उनके सिपाही रहते थे, जो उनके अंडर थे, उनको भी इन्हीं रेवेन्यू से वो पे करते थे सैलरीज। कंट्रोल ओवर मुख्तीज was most effective if their office was not inheritable. अब मुख्तीज को जो कंट्रोल है वो और बढ़िया रहता था, ज्यादा इफेक्टिव हो पाता था अगर उनके जो ऑफिस है इनहेरिटेबल नहीं है, है ना। एंड इफ दे वर असाइन इख्तास फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर बीइंग शिफ्टेड, मतलब इनका तरीका ऐसा था कि इन्होंने ऐसा नहीं कर रखा था, इन लोगों ने, दिल्ली सुल्तान्स ने, कि भाई अगर मुझे कोई टेरिटरी दी वो मेरी रहेगी, मतलब मैं ही संभालूंगी, फिर मेरा बेटा संभालेगा, फिर उसका बेटा संभालेगा, और लंबे टाइम के लिए मेरे पास है। नहीं, इन्होंने क्या चालाकी या दिमाग लगा के काम किया था कि इनहेरिटेबल नहीं था, कि आप हो तो आपका बेटा होल्ड करेगा, नहीं, या आप हो तो अब आप रहोगे, नहीं, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए था, इवन ट्रांसफर भी हो जाता था, ठीक है। तो ये तरीका था इनको कंट्रोल करने का, ठीक है, क्योंकि अगर लंबे समय के लिए देते तो वही वाली बात है ना कि जो गवर्नमेंट जॉब वाले होते तो बड़ी आराम से, हाँ, जो प्राइवेट वाले होते बेचारे थोड़ा सा लगे रहते, क्योंकि आज है कल नहीं, क्या भरोसा, तो मेहनत करते रहो, ठीक है। क्लियर हुआ, चलो अब क्वेश्चन है आपके पास, डिफाइन इख्ता। इख्ता आपको डिफाइन करना है, एंड व्हाट वाज ड्यूटी ऑफ मुख्तीज, ये आपको बताना है। तो इख्ता क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे अभी हमने देखा था ना, द लैंड्स जो है
रहते थे वो उन्हें इक्ता कहा जाता था। चलो, The Khaljid and Tughlaq monarchs appointed military commanders as governors of territory of varying sizes and these lands were called Iqta. खलजीज और तुगलक मोनार्क जो थे वो क्या कर रहे थे, मिलिट्री कमांडर्स को अपॉइंट कर रहे थे एज गवर्नर्स, है ना, अपनी टेरिटरी के अलग अलग साइज के। तो इन लैंड्स को जो थे, इन्हीं जमीनों को क्या कहा जाता था, टेरिटरी को क्या कहा जाता था, इक्ता। What was the duty of मुख्तीस, मुख्तीस की क्या ड्यूटी थी, तो अभी हमने देखा था ना क्या क्या ड्यूटीज थी। The duty of the Muktis was to lead military campaign and maintain law and order in their इख्तास। मिलिट्री कैंपेन को लीड करना है और जो भी कानून व्यवस्था है अपने इख्ता में वो मेंटेन करके रखना है। क्लियर हुआ, इजी है ना। चलो, सो भाई इसी के साथ हमारे इस चैप्टर की वर्कशीट एंड होती, चैप्टर 3 की। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से रिकॉल हो गया होगा, याद आ गया होगा। तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट से आप देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जो कि 100% फ्री आपको अवेलेबल रहते हैं। आप हमें प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। Thank you so much for watching.